दोस्तों, मैंने जिंदगी से पूछा, सबको इतना दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया कि मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ सत्य घटना पर आधारित एक प्रेमी जोड़े की जबरदस्त इमोशनल स्टोरी, जिसका शीर्षक है अंगूठी का निशान। यह कहानी सुनकर आपकी आंखें आंसुओं से छलछला जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह हृदय विदारक घटना भगवान किसी के साथ ना करे। तो आइए कहानी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हिना नाम की एक लड़की थी। हिना जितना सुंदर यह नाम है, उतनी ही सुंदर मुस्कुराहट एवं घुंघराले बालों वाली थी। नैनों में काजल लगाए और रेशमी दुपट्टा अपने कंधे पर डाले अपने मंगेतर की राह देख रही थी। उसका रोज का नियम था शाम को ऑफिस से लौटते वक्त वैभव से मिलना। अभी कुछ ही दिनों पूर्व वैभव और हिना की सगाई हुई थी। चारों ओर खुशियों का माहौल था और वही खुशी के भाव हिना के हंसमुख चेहरे पर नजर आ रहे थे। जब भी हंसे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उसके कोमल से ओठों से फूल झड़ रहे हों। हिना जितनी बातूनी थी, उतनी ही बातें उसके चंचल स्वभाव की होती थीं। ससुराल वालों ने भी एक ही झलक में देखते ही उसको स्वीकार कर लिया था। हिना को अपनी बातों से सबका हृदय जीतने में जरा भी समय नहीं लगा था। बस स्टैंड के पास खड़े करीब आधा घंटा हो गया था, किंतु डॉक्टर साहब यानी कि वैभव अभी तक अपने क्लिनिक से वापस नहीं आए। वैभव भी उसी शहर में अपना एक बड़ा सा क्लिनिक चलाता था और शहर का एक नामी हड्डी विशेषज्ञ था। एक आदर स्वभाव वाला वह सज्जन पुरुष जो हर एक मरीज, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी का भली प्रकार से इलाज करता। यही कारण था कि सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। 26 वर्ष की उम्र में ही इतनी जान पहचान बनाना, हर एक व्यक्ति से इज्जत से पेश आना, उसकी ये आदत बहुत अच्छी थी। वैभव ने कभी भी किसी को अपने क्लिनिक में उदास नहीं जाने दिया और सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहता। एक रोज की बात है, वैभव अपने क्लिनिक में बैठा मरीजों को देख रहा था और तभी एक व्यक्ति क्लिनिक पर आ पहुंचा। वह अपनी गोद में एक बच्ची को उठाए हुए था, जिसकी उम्र शायद 8 से 10 वर्ष रही होगी। उसका हाथ की कोहनी की हड्डी टूट चुकी थी। उस हाथ को पकड़े उसका पिता अपनी आंखों में आंसू लिए बेबस होकर खड़ा था। उसके पास पैसे न होने के कारण अस्पताल वाले क्लिनिक से बाहर निकाल दे रहे थे। वैभव इस माजरे को अपनी खिड़की में लगे झिलमिलदार पर्दों से देख रहा था। इतना सब देखने के पश्चात वो खुद को रोक न सका। मरीज को बीच में छोड़कर अपने केबिन से बाहर दौड़ा। उसने आवाज देकर उस व्यक्ति को अपने पास बुला लिया। जब उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई तो वैभव ने अस्पताल वालों को खूब फटकारा और चेतावनी दी कि अगर कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो फौरन उसका इलाज करो। फिर वैभव ने उस लड़की का इलाज किया। ऐसी उदार प्रवृत्ति का था वैभव और इसी अच्छाई के कारण हिना अपने हृदय हार चुकी थी। अब जब हिना से इंतजार करते नहीं बना तो झट से वैभव को फोन लगा दिया। वह झल्लाते हुए बोली, मैंने तुमसे आज 7 बजे आने के लिए कहा था और तुम अभी तक नहीं आए। मैडम जी बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर और रुको ना। थोड़ी कितनी देर? अच्छा ठीक है, 15 मिनट और रुको। करीब 20 मिनट के बाद जब वैभव ने अपनी गाड़ी को उसके सामने लाकर खड़ा किया तो हिना गुस्से में लाल पीली होने लगी और ताना मारते हुए बोली, डॉक्टर साहब क्या आप जानते हो अभी भी आप 5 मिनट लेट आए हो। आगे से ध्यान रखूंगा जी। अपने कान पकड़ते हुए वैभव बोला, कोई ना, वैसे मैं जानती हूँ कोई मरीज आ गया होगा, खैर कोई बात नहीं। वैभव ने अपने बराबर वाली सीट पर हिना को बिठाया और बहुत सारी बातें करते हुए जाने लगे। वैभव ने एक कॉफ़ी शॉप के पास अपनी गाड़ी को लगाया जहां वो रोजाना आते। पता नहीं इस जगह पर दोनों को एक अलग ही आनंद आता और दिन भर की थकान कॉफ़ी की चुस्कियां लेने के बाद पल में मिट जाती।
थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घरों की ओर चल दिए। घरों में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। सभी के हृदय में उमंगों की बौछार हो रही थी। कपड़े दुल्हन के लहंगे से लेकर गहने आदि खरीदने का बहुत सारा काम बाकी था। वैभव के पिता कभी हिना को फोन करके अपने पास बुलाते या कभी खुद आकर हिना के पापा के पास आकर जरूरी बातों को लेकर सलाह मशवरा करते। इधर हिना के घर में भी रंगाई पुताई का कार्य भी अभी पूरा नहीं हुआ था और शादी में केवल 10 दिन ही बाकी रह गए थे। हिना के पिता कभी इधर फिरते और कभी उधर। रंगाई पुताई को अधूरा देखकर कारीगरों से बोल उठे, अरे भाई और कितने दिन लगाओगे? बस बाबूजी, कल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैंने कहा था समधी जी से कि थोड़ा वक्त और आगे कर लो, पर वो नहीं माने। अब देखो कितनी परेशानी हो रही है। 1 महीने में सभी तैयारियां कहाँ होती हैं? अभी तो ऐसे बहुत सारे काम बाकी हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। उन्होंने हिना के आगे अपनी चिंता प्रकट की। अरे पापा, आप भी ना, सब हो जाएगा, तनिक धीरज रखिए, हिना ने हंसते हुए कहा। और फिर हिना के चेहरे की मुस्कुराहट को देखने के बाद उनकी सारी परेशानियां झट से गायब हो गईं। धीरे धीरे 8 दिन और गुजर गए। अब रिश्तेदारों का घर में आना शुरू हो गया। शाम के वक्त पूरे घर में बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे थे। महिलाओं में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई थी, जिन्होंने तरह तरह के गीत गाकर पूरे घर को आसमान पर उठा रखा था। एक अपने हाथों में ढोलक लिए उसको बजा रही थी और बाकी महिलाएं ताली बजाने में लगी थीं। कुछ ही पलों बाद हिना के पिता के फोन पर घंटी बजी तो वे बाहर की ओर आए। फोन वैभव के पिता का था। वे थोड़ी देर तो खामोश रहे, आखिरकार बोले, पर आज उनकी बोली में वो भाव नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द उन्हें बहुत जोरों से तड़पने को मजबूर कर रहा है। और फिर मौन हो गए। बोलने का प्रयास किया किंतु उनके मुख से कोई शब्द न निकला। इधर हिना के पिता बोले जा रहे थे, परंतु वैभव के पिता अभी भी खामोश थे। समधी जी क्या हुआ? कुछ तो बोलो। अब क्या बोलूं? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब किस मुंह से आपको यह समाचार सुनाऊं? और वह रोने लगे। अरे बात तो बताइए ना। अब देर न करते हुए वैभव के पिता ने अपने विलखते हुए हृदय को संभाला और पूरा समाचार एक ही सांस में सुना दिया। अपनी बात कहकर वे जोर जोर से रो दिए। ऐसी भयभीत कर देने वाली खबर को सुनकर हिना के पिता की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। चेहरा उतर गया, दिल बैठ गया, आंखें नम हो गईं और असहाय होकर जहां खड़े थे वहीं पर बैठ गए। यह देखकर हिना की माँ एवं हिना दोनों ही उनकी तरफ दौड़ी और पिता को एकदम शांत देखकर घबरा गईं। पानी का गिलास बढ़ाते हुए हिना ने पूछा, पापा सब ठीक है ना? बेटा तू अंदर जा, पिता ने सावधान होकर कहा। नहीं, मुझे नहीं जाना। क्या बात है पहले बताओ, मैं कह रहा हूं ना, अंदर जा। घर में गूंजती संगीत की ध्वनि अब बिल्कुल शांत हो गई थी। कुछ महिलाएं अपने घर चली गईं और कुछ महिलाएं धीमे स्वर में कानाफूसी करने लगीं। अजी बड़ा बुरा हुआ, एक महिला बोली। बहुत बुरा हुआ जीजी, दूसरे ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो नसीब में लिखा था वो तो भुगतना ही होगा। इतनी सारी सजावट, इतना इंतजाम, चारों ओर खुशी का माहौल था और अब एक पल में ही सब। किंतु हिना के अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वह बार बार कहने लगी, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? पापा की स्थिति सामान्य हो गई थी। वो हिना के पास आए और उसे अपने हृदय से लगाकर रोने लगे। पिता को रोता हुआ देखकर वो भी रो दी। आंखों में आंसू लिए बोली, कोई तो बता दो मुझे क्या हुआ है यहाँ? सब मालूम होते हुए भी माँ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। हिना के बार बार पूछने पर हिना के पिता से रहा न गया। उन्होंने सोचा आखिर बताना तो है ही, कब तक छुपाऊंगा मेरी लाड़ो, और सारा हाल बयां कर दिया। सुनकर हिना की आंखों से आंसू झरने लगे। जो अभी हंसती फिरती गुमसुम सी होकर अपने घर के आंगन में ही बैठी रह गई। इंतजार खत्म हो गया, यादें भी सिमट गईं। खुशहाल जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया।
आंखों से गिरते हुए आंसू उसके दिल का दर्द कह रहे थे। नन्ही चिड़िया की भांति उछल कूद करने वाली हिना खामोश होकर बीते दिनों को याद कर रही थी, किंतु अभी तक उसके मुंह से जरा भी चीख नहीं निकली। वह अपने दर्द को भीतर ही सहती रही, फिर असहाय सी जमीन पर गिर गई। आंखें बंद हो गईं, ओठ खामोश, हाथों की मुट्ठी बंध गई। वह सांसें बरकरार चल रही थीं। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। फिर चाचा चाची को उसके पास छोड़कर हिना के माता पिता वैभव के घर चले गए। वहाँ का माहौल अत्यंत दुखद था। महिलाओं के चीखने की आवाज़ जोर जोर से आने लगी। किसी को दौरा पड़ता देखकर वो खुद को संभाल न सके और आंसुओं को थामे वैभव के पिता को ढांढस बंधाने लगे। क्लिनिक का पूरा स्टाफ आया हुआ था और पड़ोस के सारे लोग भी। आखिर वैभव सभी का प्यारा जो था, और वही वैभव आज हुई दुर्घटना में इस दुनिया को सदैव के लिए अलविदा कह गया। धीमी आवाज में बोलने वाला, अपनी एक मुस्कान से सभी के हृदय पर राज करने वाला वैभव बस यादों में ही रह गया। 15 दिन गुजर गए। हिना अपने हाथों में पहने अंगूठी को निहारने में लगी रही। अब उसकी सुंदरता का कोई मोल न रहा था। नम आंखों से अपने मंगेतर को याद करती तो अब कभी उसके पास नहीं आ सकता था। काफी साफ पर देर शाम तक बिताए उस वक्त को याद करती तो फूट फूट कर रोने लगती और फिर से अंगूठी से बात करने लगती। यह हाल जब उसके माता पिता देखा नहीं गया तो एक दिन उसके पापा बोले, हिना बेटा वो अंगूठी चाहिए। लेकिन क्यों पापा? हिना की आंखों में आंसू भर आए। वापस भेजने के लिए। अब इससे तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा। किंतु पापा मैं अभी भी वैभव से प्यार करती हूँ। मर गया है वो, समझती क्यों नहीं है तू? आपके लिए, मेरे लिए नहीं। हिना को गुस्सा आने लगा था। हिना बेटा थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। क्या सोचूं ठंडे दिमाग से? मेरा सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मैंने कितने सपने सजोए थे उसके साथ, अब कुछ नहीं रहा। बेटा मैं समझता हूँ, कुछ भी नहीं समझते आप। मेरे पास ये अंगूठी ही तो है जो उसकी यादों को ताज़ा करती है, और आप इसे वापस भेज रहे हैं। अगर वापस ही भेजनी है तो कोई और अंगूठी भेज दो। नहीं बेटा, ये ही वापस जाएगी, और भला अब वो इंसान ही नहीं रहा तो क्यों इस अंगूठी को रखें? और हमसे तुम्हारा ये हाल देखा नहीं जाता। लाओ वापस दो। नहीं पापा, हिना वापस दो। मैं नहीं दूंगी। काफ़ी जिद करने के बाद भी जब हिना ने अंगूठी वापस नहीं की तो पिता ने उसके हाथ से जबरदस्ती उस अंगूठी को निकाल लिया। वो रोती रही। माँ के पल्लू से लिपटकर नम आँखों को पोंछने लगी। बिखरे बालों को लेकर हिना बिलखती घर की देहली पर बैठी अंगूठी के निशान को, अपने उंगलियों को बार बार देखती रही। दोस्तों, वक्त मुश्किल और आसान नहीं होता। वक्त सिर्फ वक्त होता है जो अपनी गति से चलता रहता है। हालात वक्त को मुश्किल और आसान बना देते हैं। इंसान कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, परंतु जब वो किसी विपत्ति में आता है तो वो उसका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है। कुछ घटनाओं पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, जैसे किसी की मृत्यु। आप सच्चाई को स्वीकार करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सच्चाई को जल्दी से स्वीकार नहीं करते, जिसके कारण उन्हें चल रही परेशानी से ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए तो धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि परेशानी में उलझनों की जगह उसका हल ढूंढना चाहिए। अंत में दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि दर्द इतना था जिंदगी में कि धड़कन साथ देने से घबरा गई। आंखें बंद थी किसी की याद में और मौत धोखा खा गई। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।